हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। तो लास्ट लेक्चर में आपने जान लिया कि ब्लॉक्स क्या होते हैं और किस तरह से हमने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक डिफाइन किए और इन ब्लॉक में प्रेजेंट एलिमेंट किस जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। एक बार आपको याद दिलाता हूँ, NS 1 to 2 एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, पी ब्लॉक का NS2 NP 1 to 6, डी ब्लॉक के लिए N-1 D 1 to 10, NS 0 to 2 इंक्लूडिंग पैलेडियम, और एफ ब्लॉक का आपने स्टडी किया N-2 F 0 to 14 इंक्लूडिंग थोरियम, N-1 D 0 to 1 NS2। ये एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो ऐसा आप स्टडी करें, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स और बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो ब्लॉक आपने स्टडी किए हैं, जो एलिमेंट्स आपने स्टडी किए हैं, इन एलिमेंट्स में आपने स्टडी किए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें आपने स्टडी किया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें स्टडी किया है आपने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन ब्लॉक में और क्या क्या जानने लायक पॉइंट्स हैं उन्हें हम देखते हैं। तो बच्चों, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें क्या बोला जाता है? नॉर्मल। इन्हें बोला जाता है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो एस और पी ब्लॉक में हम नोबल गैसेस को हटा दें, बाकी के जो एलिमेंट हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव बोलने का मतलब है बेटा, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव उन एलिमेंट्स को हम बोल रहे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, जिनका वैलेंशियल इनकम्प्लीट है। नोबल गैसेस में आपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, वैलेंशियल उनके फुली फिल्ड हैं, तो यहाँ पर इन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें बोला जाता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हें बोला जाता है, या डी ब्लॉक की बात की जाए, दीज एलिमेंट्स are having incomplete d orbitals, या d सबशेल इनका इनकम्प्लीट होता है इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स वो एलिमेंट जो अपनी ग्राउंड स्टेट में जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीट हो, डी पूरी तरह से भरा हुआ ना हो, या जिनका किसी स्टेबल स्टेट में डी इनकम्प्लीट हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। चलिए, इसमें कौन से ऐसे केसेस जो इस कैटेगरी में नहीं आते? तो बच्चों, जिंक की बात करें तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें जिंक में आपको मिलता है आर्गन 3d10 4s2। तो आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो कि जिंक का डी कंप्लीटली फिल्ड है, डी में अपने कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं? 10। अगर जिंक का स्टेबल स्टेट देखा जाए तो जिंक 2+ होता है, और 2+ में भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बताता हूं कॉपर का। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1। बट कॉपर 2+ स्टेट जो कि स्टेबल है, इसमें आप देखेंगे तो डी कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। यहां पर ये कितना हो जाएगा? 3d9। इसीलिए आप इस केस को देखोगे तो कॉपर भी आपका डी पूरा भरा हुआ मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग तो कॉपर भी कैसा होना चाहिए? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बट कॉपर की 2+ स्टेट में देखेंगे जो कि स्टेबल स्टेट है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि डी इसका इनकम्प्लीट है। डी इसका इनकम्प्लीट है तो कॉपर भी कैसा एलिमेंट होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो हम बात करें जिंक की, जिंक कैडमियम मरकरी एक्सेप्ट जिंक
कैडमियम, मरकरी, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका डी इनकी स्टेबल स्टेट में भी फुलफिल्ड होता है, इनका डी इनकम्प्लीट नहीं होता है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट जिनका डी इनकम्प्लीट हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर उनकी स्टेबल स्टेट में। तो कॉपर का केस आपने देखा कि ग्राउंड स्टेट का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन आपने निकाला नहीं है, तो यहां पर ग्राउंड स्टेट में आप देखोगे तो डी फुलफिल्ड है, बट स्टेबल स्टेट में डी इनकम्प्लीट है, इसलिए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में होगा। बट जिंक दोनों ही केसेस में फुलफिल्ड है, तो जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन, इन्हें बोला जाता है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव, और इन्हें बोला जाता है बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि इनके अंदर लास्ट के 2 शेल इनके इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक की बात की जाए तो एफ ब्लॉक को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है, जिनके अंदर इंक्लूड होते हैं लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स हैं वो अर्थ में हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और एक्टिनोइड्स जितने भी हैं बच्चों, लैंथेनोइड्स में केवल एक ही लैंथेनोइड ऐसा है जिसका नाम है प्रोमीथियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, जबकि सारे के सारे एक्टिनोइड्स कैसे होते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, जिनसे रेडिएशन का एमिशन होता है, और वो टाइम के साथ धीरे धीरे, टाइम के साथ साथ जिन एलिमेंट्स का डीके हो जाता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। चलिए, ये था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बाद आपने एक्टिनोइड सीरीज में यूरेनियम देखा होगा, और यूरेनियम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को बच्चों क्या नाम दिया जाता है, उन एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम किन्हें बोला जा रहा है, द एलिमेंट्स विच कम्स आफ्टर यूरेनियम, क्योंकि वो सारे एलिमेंट कैसे हैं, मेन मेड एलिमेंट है, सिंथेटिक हैं, उन्हें यूरेनियम से ही बनाया गया है। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो आप कभी भी इस टर्म को स्टडी करें, ट्रांस यूरेनियम का मीनिंग क्या होगा, रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या होगा, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव किसे बोला जा रहा है, या ट्रांजिशन किसे बोला जा रहा है, ये आपको पता रखना है, ठीक है। तो ट्रांस यूरेनियम फिर से रिपीट करता हूं, जो यूरेनियम के बाद आने वाले मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92। तो 92 के बाद आने वाले एलिमेंट को आप क्या बोल रहे हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोल रहे हैं। यहां पर एस और पी ब्लॉक में हम बात करते हैं नेक्स्ट टिपिकल एलिमेंट्स की। टिपिकल एलिमेंट किन्हें बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है सेकंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट। और एक और बच्चों एडिशनल डेफिनेशन ये है ब्रिज एलिमेंट की, तो ये सारा कंटेंट आप ध्यान रखिएगा। ब्रिज एलिमेंट किसे बोला जाता है, ब्रिज एलिमेंट्स बोला जाता है टिपिकल elements of third period. Typical elements of third period are known as bridge element, और सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को कंबाइनली क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन था ब्लॉक वाइज भी, और उनकी कुछ डिफरेंट डेफिनेशन थी, रेयर अर्थ एलिमेंट, इंडर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, और नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसके अलावा बच्चों डी ब्लॉक की एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एक सीरीज होती है, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक, फिर इसके बाद लेंथेनम से लेकर आगे बात की जाए मरकरी तक, और इसके बाद एक्टिनम से लेकर भी आप अगर इस सीरीज को कंप्लीट करें तो इस पूरी सीरीज के अंदर, इस पूरे 10 एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर एंटर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में। और वो डी कौन सा होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है 3D में, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है 4D में, यहां पर ऐड किया जाता है 5D में। तो इसे बोला जाता है 3D सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज, ये होती है 4D ट्रांजिशन सीरीज, और इसे बोला जाता है 5D ट्रांजिशन सीरीज। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो कौन सी होगी, 6D ट्रांजिशन सीरीज। तो ये ट्रांजिशन सीरीज हैं, ये डी का फर्दर क्लासिफिकेशन है। डी ब्लॉक में भी 3D, 4D, 5D को लेकर बात की जाती है। तो 3D सीरीज का मीनिंग स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट की बात की जा रही है।
चलिए अब बात करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टडी कर लिया, सारी डेफिनेशन हमने कवर कर ली। अब समय आ चुका है कि अब हम पता करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट की पोजीशन कैसे पता की जाए। तो इसके लिए आप लास्ट लेक्चर का स्टार्टिंग वाला पार्ट रिवाइज करें, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वेरिएशन बताया था पीरियोडिक टेबल में, कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे वेरी करता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप में मेनली दो चीज़ों का कंपैरिजन आप याद रखिएगा, इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आप याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करते हैं और नंबर ऑफ शेल कैसे वेरी करते हैं। इन दो वेरिएशन को आप याद रखिएगा। एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं और टॉप टू बॉटम मूव करने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और नंबर ऑफ शेल टॉप टू बॉटम मूव करने पर इंक्रीज होते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड में हमेशा सेम होते हैं। तो बच्चों अब हमें हिंट पता चल चुका है कि नंबर ऑफ शेल कहाँ पर सेम है, एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो इससे मुझे किसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पीरियड की, और इससे मुझे किसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ग्रुप की। तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन दो चीज़ों को देखूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और नंबर ऑफ शेल को, और मैं उस एलिमेंट का पीरियड नंबर भी आपको बताऊंगा और उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर भी आपको बता दूंगा। चलिए मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 होता है। अब बच्चों इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्मेट में लिखना आना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर मैं आपको बता सकता हूं कि ये एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में मिलेगा। थर्ड पीरियड में मिलने के साथ साथ इसका ग्रुप नंबर होगा 13th ग्रुप का ये एलिमेंट होगा। 13th ग्रुप में होने के साथ साथ ये एलिमेंट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आप चाहे तो पीरियोडिक टेबल में वेरीफाई करें। थर्ड पीरियड 13th ग्रुप में एल्यूमिनियम होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर को पता है इसलिए सर ने लिख दिया, ऐसा नहीं है बच्चों। इसके लिए मैंने कौन सी ट्रिक फॉलो की वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पीरियड नंबर मुझे कैसे पता चला, पीरियड नंबर पता चलता है कि उस एलिमेंट में कितने शेल हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने कितने शेल इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। मैं शेल की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं शेल की बात कर रहा हूँ। आगे वाले नंबर को देखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ आगे वाले नंबर को देखिएगा। यहाँ आगे नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कितना है, 3, मीन्स मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 3। तो फिर इसका पीरियड नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ शेल के बराबर होगा। तो जितने उसके पास शेल होंगे वही उस एलिमेंट का क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। और ग्रुप नंबर मैंने कैसे पता किया, ग्रुप नंबर पता करने के लिए सबसे पहले मैंने पता किया कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये मुझे कैसे पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया, इन पी ऑर्बिटल के अंदर मैंने फिल किया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल किया है, पी ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए मैंने इसे बोला पी ब्लॉक। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर पता करने के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप कितना ऐड कर दें, 10 ऐड कर दें। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 + 1 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 + 1 3। मैंने 3 में कितना ऐड कर दिया, 10। मुझे कितना मिला, 13th। तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 13 होगा। बट ये वाला जो केस है बच्चों, ये किस पर डिपेंडेंट है, ब्लॉक पर। इसलिए हमें ग्रुप नंबर पता करने के लिए ग्रुप वाइज स्टडी करनी पड़ेगी, ब्लॉक वाइज स्टडी करनी पड़ेगी। बट पीरियड नंबर के लिए आपको कोई ब्लॉक वाइज स्टडी नहीं करनी है। चलिए अब हम अपना कंक्लूजन लिख लेते हैं कि किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर मुझे कैसे पता चलेगा। पीरियड नंबर पता करने के लिए मुझे उसमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ शेल्स पता करने हैं, उससे मुझे उसका पीरियड नंबर पता चल जाएगा। चलिए अब पता करना है, मैं ग्रुप नंबर का फॉर्मूला हम बनाते हैं कि अलग अलग ब्लॉक के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर कैसे पता किया जाएगा। ग्रुप नंबर सबसे पहले हम बात करें एस ब्लॉक के लिए, तो एस ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होगा, ये ग्रुप नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फिल किया, एस ब्लॉक का एलिमेंट है और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। टोटल 3 पीरियड है तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा।
तो थर्ड पीरियड सेकंड ग्रुप का एलिमेंट कौन होगा? मैग्नीशियम। चलिए, बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट सर ने बताया। ऐसे तो मैं किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर उसकी पोजीशन बता दूंगा, बट इसमें टिपिकल क्या रहेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता तो फिर आप इस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर को फिर से रिवाइज करो, सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। मैंने पीरियोडिक टेबल के साथ भी आपको सारा कॉन्सेप्ट फिर से समझाया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की, पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो है ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें आप कितना ऐड कर दें? 10 ऐड कर दें। जैसे कि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 2p4, ठीक है, एटॉमिक नंबर होगा 8। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसमें आप 10 ऐड करें तो आपको कितना मिलेगा? 16th। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 16 ग्रुप होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट है या जो ऑक्सीजन है वो पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आपको मिलता है? 16th ग्रुप में। और पीरियड कौन सा होगा बच्चों? फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, दो ही शेल हैं। तो सेकंड पीरियड 16th ग्रुप में आपको कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की, डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर पता करने के लिए ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर दो, वही क्या होगा बच्चों? ग्रुप नंबर होगा। डी के और लास्ट का जो s है उसके इलेक्ट्रॉन्स का सम कर दो, वही क्या होगा? उस डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा। चलिए, इसे भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं क्रोमियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो हुआ ऑर्गन का। इसके बाद आप फिल करते हैं 4d 3d और 4s को, पर 3d से पहले आप 4s को फिल करते हो, यहाँ पर 3d 5 मिलेगा। आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करें, इसके एक्सेप्शन को स्टडी करें। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर d और s के इलेक्ट्रॉन्स का आप सम करें। d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और इसमें कितने? 1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? इसका ग्रुप नंबर जो है वो आपको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। मतलब क्रोमियम पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में होगा वो आप शेल नंबर से पता करो। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। टोटल कितने शेल आ गए? 4 शेल आ गए। मतलब फोर्थ पीरियड में आपको क्रोमियम मिलेगा। और कौन से ग्रुप में आपको क्रोमियम मिलेगा? 6th ग्रुप में मिलेगा। और कौन से ब्लॉक में मिलेगा? डी ब्लॉक में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ है? डी में एंटर हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक और पीरियड उसके कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ डी ब्लॉक। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होंगी। तो बच्चों ध्यान रखिए, एफ ब्लॉक में आप 2 सीरीज की बात करते हो, लैंथेनॉइड की और दूसरा होता है एक्टिनॉइड की। तो दोनों की बात हम इंडिविजुअल करेंगे, दोनों के ग्रुप और पीरियड की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बहुत आसान है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का ग्रुप और पीरियड बताना एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। इनका ग्रुप और पीरियड बताना बहुत आसान है, क्योंकि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में क्या स्टेटमेंट है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस होने वाले एलिमेंट है, बट इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हें लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल से अलग। इन्हें कहाँ पर कंसिडर किया जाता है? इनकी पोजीशन को कंसिडर किया जाता है लैंथेनम के बाद और एक्टिनम के बाद। लैंथेनॉइड्स को लैंथेनम के बाद और एक्टिनॉइड्स को एक्टिनम के बाद। लैंथेनॉइड्स को लैंथेनम के बाद, एक्टिनॉइड्स को एक्टिनम के बाद, लेकिन लिखा अलग से जाता है। तो इनकी पोजीशन तो पीरियोडिक टेबल में ही रहेगी, इनको माना तो वहीं जाएगा। तो आप देखते हैं कि लैंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट्स अलग से लिख दिए गए हैं और फिर कंटिन्यू कर दिया जाता है हैफनियम से। उसी तरह से एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट जो अलग से लिख दिए गए और आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो 14 एलिमेंट्स है ये होते तो यहीं पर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी जो पोजीशन है वो लैंथेनम और एक्टिनम की ही पोजीशन है।
तो जो पोजीशन लेंथेनम की है वो सारे के सारे लेंथेनॉइड की है, और जो पोजीशन एक्टिनम की है वो सारे के सारे एक्टिनॉइड्स की है। फिर से इस पॉइंट को बोलता हूँ, जो पोजीशन लेंथेनम की है वो सारी की सारी जो पोजीशन लेंथेनम की है वो पोजीशन सारे के सारे लेंथेनॉइड की होगी, और जो पोजीशन एक्टिनम की है वो पोजीशन सारे के सारे एक्टिनॉइड्स की होगी। तो लेंथेनम की पोजीशन क्या है बच्चों? लेंथेनम की पोजीशन क्या है? लेंथेनम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर मिलता है आपको? थर्ड ग्रुप में। तो दोनों आपको किस में मिलते हैं? थर्ड ग्रुप में मिलता है, और एक्टिनम भी आपको कहाँ मिलता है? थर्ड ग्रुप में। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन भी क्या होगी? इनका ग्रुप भी कौन सा होगा? थर्ड ग्रुप। चलिए पीरियड की बात करते हैं। तो लेंथेनम का पीरियड कौन सा होता है? 6th। तो पूरे के पूरे लेंथेनॉइड का कौन सा पीरियड होगा? 6th पीरियड। और यहां पर पूरे के पूरे एक्टिनॉइड का कौन सा पीरियड होगा? 7th पीरियड। तो बेहद आसान है बच्चों कॉन्सेप्ट एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक हमें टिपिकल लगता है, बट एफ ब्लॉक की पोजीशन हमारे लिए बहुत आसान है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन बताना बहुत ही आसान है। तो ये था एलिमेंट की पोजीशन को प्रिडिक्ट करना। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर आप एलिमेंट की पोजीशन भी बता सकते हो। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। किसी एलिमेंट की अगर पोजीशन आपको नहीं पता है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जो होंगे वो तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको एलिमेंट्स की पोजीशन पता होगी। और पोजीशन आप कैसे पता कर पाएंगे? जब आप उसका कॉन्फ़िगरेशन जानते होंगे। मीन्स सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। अगर आपने एक जगह भी गलत कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो फिर आपका सारा कंटेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आप कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे? लर्निंग वाली डायरेक्शन चूज करेंगे, और इतना सारा कंटेंट लर्न करना बहुत टिपिकल होता है। तो इसे लर्न करना आसान होगा जब आप इन सारी चीज़ों को समझोगे। चलिए ये था पोजीशन वाला पार्ट। अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की और IUPAC नोमेनक्लेचर की। फिर हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये एक स्पेसिफिक केस पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। तो नाम ही बता देता है कि डायगोनल रिलेशनशिप मींस दो एलिमेंट जिनकी पोजीशन कैसी हो? डायगोनल पोजीशन हो। डायगोनल आप जानते होंगे पोजीशन, जैसे कि ये सारी लाइंस है और ये क्या होगा? डायगोनल होगा। तो वो अपने कॉलम में ना होकर दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करेगा, दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के साथ रिलेशन शो करेगा। उसे आप क्या बोलेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो बच्चों ये रिलेशनशिप हमें ऑब्जर्व होती है। लिथियम के जस्ट नीचे कौन होता है? सोडियम। यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, और इसके बाद कार्बन, सिलिकॉन। ये ऑब्जर्वेशन बच्चों हमें होती है लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में। ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी बेरिलियम और एल्यूमिनियम और बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में। तो ये तीन पेयर ऐसे हैं जिनमें ऑब्जर्व होती है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होना। जैसे कि लिथियम के कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर होता है, तो मैग्नीशियम के कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट नेचर डोमिनेटिंग हो जाता है। दूसरा पॉइंट, Li+ की साइज जो आप देखेंगे उसी के अप्रोक्सीमेट साइज आपको किसकी मिलेगी? Mg2+ की मिलेगी। 0.76 0.72 के अराउंड दोनों की साइज होती है। तो दोनों की साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। वैसे ही कई सारी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आपको इन डायगोनल पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट की मिलती है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कई सारे आप इसे एक्सेप्शन पढ़ेंगे जो आपको लिथियम में और यहाँ मैग्नीशियम को देखने को मिलेंगे, और वो एक्सेप्शन बेस्ड होंगे इस डायगोनल रिलेशनशिप पर। वो एक्सेप्शन बेस्ड होंगे इस डायगोनल रिलेशनशिप पर। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। अब डाउट ये है कि IUPAC नोमेनक्लेचर का यहाँ पर क्या काम? IUPAC नोमेनक्लेचर तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए, उनका नाम लिखने के लिए, क्योंकि कंपाउंड बहुत सारे होते हैं तो उनकी नेमिंग हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न से लिखते हैं, जिससे उनकी नेमिंग करना आसान हो जाता है, उसे याद नहीं करना पड़ता। तो हम IUPAC के पास जाते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो आपको बताती है कि आप किस पैटर्न को फॉलो करके सब लोग एक कॉमन नेमिंग सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। तो इन्होंने हमें इन एलिमेंट्स की नेमिंग के लिए
ये नोमेनक्लेचर हमने किसके लिए फॉलो किया? एलिमेंट्स के लिए। तो आप 12th एनसीईआरटी में भी ये स्टेटमेंट स्टडी करेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो कि 10th एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कई सारे ऐसे एलिमेंट है जिनकी डिस्कवरी तो हो जाती है, बट वो किसके बेसिस पर, क्योंकि कई सारे साइंटिस्ट उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो किन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, किस कंट्री के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट की नेमिंग की जाए। तो उस एलिमेंट का डिस्कवर हो जाना तो फाइनल होता है, बट उसकी नेमिंग कुछ टाइम के लिए फाइनल नहीं होती। तब तक के लिए आईयूपीएसी ने एक टेम्परेरी सिस्टम बनाया हुआ है जिससे आप उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बेसिस पर उसकी नेमिंग कर सकते हो। मान लीजिए आपको पता चला एटॉमिक नंबर 101, बट अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 101 जो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, इसकी नेमिंग किन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, किस कंट्री के अकॉर्डिंग इसका क्या नाम रखा जाए। तब तक के लिए आईयूपीएसी ने सिस्टम बनाया है कि यहां पर जो 1 लिखा हुआ है, 1 को आप बोल सकते हैं अन, और 0 को आप बोल सकते हैं निल, और लास्ट में जो 1 है इससे आप बोलेंगे अन, और लास्ट में आपको लगाना IUM। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? अन निल अनियम। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? अन निल अनियम। तो आपको एक सफिक्स लगाना है, और वो सफिक्स क्या होगा? IUM, इयम, अनिल अनियम। ये क्या हो जाएगा? 101 का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब बाद में अगर फाइनलाइज हो जाता है तो इस नेमिंग को हटाकर हम जो उस एलिमेंट का एक्चुअल नेम होगा उससे फॉलो करेंगे। तो इस सिस्टम को बच्चों आप स्टडी कर लीजिए। पूछ लिया जाता है 1 को बोला जाता है अन, 0 को बोला जाता है निल, 2 को बोला जाता है बाई, 3 को बोला जाता है ट्राई, और 4 को बोला जाता है क्वाड, 5 को बोला जाएगा पेंट, 6 को बोला जाएगा हेक्स, 7 को बोला जाएगा हेप्ट, 8 को बोला जाएगा ऑक्ट, और 9 को बोला जाएगा ENN। तो आपको किसी भी एलिमेंट का नोमेनक्लेचर करना हो, चलिए अब हम ट्राई करते हैं। 114, तो 114 की नेमिंग क्या होगी? अन क्वाड यम। अन रिप्रेजेंट करता है 11 को, क्वाड रिप्रेजेंट करता है 4 को। तो 114 का नोमेनक्लेचर क्या हो गया? अन क्वाडियम, जिसे आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब आप इस एलिमेंट का सिंबल भी डिफाइन कर सकते हैं, UUQ। ये इस एलिमेंट का सिंबल हो जाएगा। इस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा? UNU। ये इस एलिमेंट का सिंबल हो जाएगा। तो अनिल अनियम के अकॉर्डिंग आपने सिंबल भी डिफाइन कर दिया, इस एलिमेंट का सिंबल भी आप लिख सकते हो, और उसकी नेमिंग भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, जब तक उस एलिमेंट का एक्चुअल नेम नहीं आ जाता जिससे आप उसका सिंबल डिफाइन कर सको। तो हम ये आईयूपीएसी कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और इस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा या इसका आईयूपीएसी सिंबल क्या होगा, तो वह आपको निकालना आना ज़रूरी है। चलिए, ये था बच्चों कंटेंट हमारा आज के इस लेक्चर का, जिसमें आपने बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट कवर कर लिए हैं कि एलिमेंट की पोजीशन कैसे पता करें, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का क्या रोल है, और उसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल में आने वाली कई सारी कॉमन डेफिनेशंस जिन पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या एक तरह से बोला जाए तो एक लर्निंग पार्ट है जो सभी बच्चों को अच्छे से पता नहीं होता है। तो उसे एक कॉमन लेक्चर में हमने सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। अब बच्चों अगली क्लास में हमें स्टार्ट करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, कि किस तरह से एक पीरियोडिक टेबल में साइज़ का वेरिएशन आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, किस किस तरह से आप एलिमेंट की रेडियस को मेज़र कर सकते हैं, साइज़ को मेज़र कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी, उन्हें स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्टडी कर चुके हो। तो फिर से आपको सजेशन है कि इन 2 लेक्चर्स को आप अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आप आगे के कंटेंट को अच्छे से समझते जाएं। मैं हर लेक्चर के बाद आपको ये बात हमेशा बोलूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करें, तभी अगले लेक्चर पर मूव करें, तभी अगला लेक्चर समझने में आसान रहेगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।